हेलो गाइस, आप सबको मैं वेवर्स आयरन स्मिथर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में है। मैं इसका अच्छे से अध्ययन करके आप सबको हिंदी में भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ये पहला जो आप फिगर देख रहे हैं उसका मीनिंग समझ लीजिए। देखिए, लिखा है ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। जो सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज समय 11वीं शताब्दी की ये बात हो, ये पिक्चर है। सूरत in Gujarat on the west coast of India was one of the most important port of the Indian Ocean trade। इसका मतलब हुआ कि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण था। Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century। शताब्दी सदी में शुरू से ही ब्रिटिश और डच व्यापारिक जहाज इसका इस्तेमाल करते थे। Its important decrease in the 18th century। 18वीं शताब्दी में यह बंदरगाह अपना महत्वपूर्ण खोने लगा था, महत्वपूर्णता खोने लगी थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई और सरकार ने लगान भी वसूलना शुरू किया। इसीलिए जो लगान नहीं देते थे उनको हमारे सरकार अभी है मोदी सरकार, अगर हम उसको टैक्स नहीं देंगे तो हमारे कोई भी योजना में लाभ नहीं देगा। इसीलिए हम उनको टैक्स हर चीज़ में देते हैं, चाहे वो खाना हो या बिस्किट हो या कुरकुरे हो या कुछ भी हो, या चप्पल हो या झाड़ू हो, सब चीज़ में हम टैक्स देते हैं, ताकि उन सब पे जीएसटी लगा हुआ था। और आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है लॉकडाउन में, तो हम इसीलिए हम ये ऑनलाइन शुरू किए हैं। तो चलिए इसका आगे पढ़ते हैं। दिस चैप्टर This chapter tells the story of the craft and industry of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel। तो हम इसका हिंदी बताते हैं। तो चलिए इसका हिंदी समझते हैं। तो ये इसका हिंदी है, पहले हेडिंग बता देता हूँ। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा। अब इस चैप्टर में बताएंगे, यही चैप्टर में यही सब लिखा है। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहे इस्पात उद्योगों का खास अध्ययन करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर में हम कपड़ा और लोहे जैसे खास यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। Both these industries were crucial from the industrial revolution in the modern world। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, उस समय आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति जन्म ले चुकी थी। Mechanized production of cotton textile made Britishers the foremost industrial nations in the 19th century। तो इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। जब लिहाजा ये दोनों ही उद्योग बड़े अहम थे, क्योंकि ये दोनों उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण था। Mechanized production of
मेड इन मेड Britain the foremost industrial nations in the 19th century। तो हम इसका हिंदी बताते हैं। इसका हिंदी हुआ ब्रिटेन में पावरलूम और भाप के इंजन का आविष्कार होने से 19वीं सदी के मध्य में वहाँ सूती कपड़ा का मशीनों पर जबरदस्त उत्पादन होने लगा। वहाँ पे 19वीं सदी से पहले जब भाप का इंजन बन रहा था, तब वहाँ पे कपड़े की ढेर सारी मशीन तैयार होने लगी। और हम आगे पढ़ते हैं। And when its iron and steel industry started growing from the 1850s और इससे ब्रिटेन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन गया। 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग तेजी से पनपने लगा और अब ब्रिटेन की दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। देखिए भाई बहनों, ब्रो देखिए इसका अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। इसका सही उत्पादन ये है कि हम इसको शॉर्ट में पकड़ते हैं। इससे ब्रिटेन एक समय दुनिया का सबसे औद्योगिक यानी विकास करने वाला राष्ट्र बन गया। और 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा का इस्पात तेजी से बनने लगा। अब दुनिया का कारखाना मशहूर है ब्रिटेन। यही दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना कहा जाता है ब्रिटेन, जहाँ पे लोहों का इस्पात बहुत बड़ा होने का। The industrialization of Britain has a close contact with the conquest and colonizations of India. You have seen chapter 2 how the English East India Company interest in trade led to occupations of territory and how the pattern of trade changed over the decades। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि भारत पर ब्रिटिश कपड़ों और उसके उपनिवेशीकरण का ब्रिटेन के औद्योगिकरण से गहरा संबंध था। क्योंकि अगर गहरा संबंध नहीं था तो वो हमारे यहाँ से कपड़े कम दाम में खरीदता था और वो अपने देश में जाके ज़्यादा दाम में बेचता था, क्योंकि वहाँ पे कपड़े का काम कम था और वहाँ के लोग कपड़े पहनते थे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के। इसीलिए वहाँ पे कपड़े का डिज़ाइन कॉटन का, ऊन का, सिल्क का यहाँ पे बहुत उत्पादन हमारे देश में होता था। इसलिए ब्रिटिशियन हमारे देश से कपड़े ले जाते थे और वो अपने देश में या दूसरे देश में बेचा करते थे। वो अपने हिसाब से महंगे दाम में बेचते थे और कम दाम में खरीदते थे। कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों और फायदों को संरक्षण देने के लिए भारतीय भूभाग पर किस तरह से कब्जे किए और किस तरह से उसने अपने फायदे के लिए भारत से व्यापार का ढांचा बदला।
अगला 18वीं सदी में अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में वस्तुएं खरीद कर ब्रिटेन और यूरोप में बेचा करती थी। एंड व्हेन इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द ओ यार सॉरी यूरोपियन मार्केटिंग मेकिंग प्रॉफिट थ्रो दिस सेल, और उनको प्रॉफिट होने लगा, लाभ होने लगा ये खरीद बिक्री में, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाने लगे। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट began to see India has a vast market for their industrial product, and over this manufactured goods from Britain began flooding India. How did the affect India carpet and this is the question we will explore in this chapter. और हम सब जब अगर उनको फ़ायदा होने लगा तो वो अपने, अगर भाई किसी को फ़ायदा होने लगा तो वो अपना व्यापार आगे को बढ़ाएगा ही। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ाने की सोची। जब भारत में जब बाढ़ आई तो इंडिया में क्राफ्ट कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो भाई बस हम इतना ही इंट्रोडक्शन के लिए आज ये एक स्टेंजा लिए के तो चलिए ख़त्म हुआ तो हम वीडियो क्लोज करके, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़बरदस्त शेयर करें ना भूलें।